Hello everyone and welcome back to the channel. So finally, chemistry one shot of Ghatna Chakra is right here with you. बायोलॉजी के लिए थैंक यू सो मच. बायोलॉजी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों ने फ्लड किया था केमिस्ट कमेंट्स में और टेलीग्राम में कि केमिस्ट्री का वन शॉट चाहिए. सो हम लोग इस बार केमिस्ट्री का वन शॉट करने वाले हैं पूरा घटना चक्र का. और वन मोर थिंग, प्लीज़ एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ. गणेश पूजा है आज. पहले तो आप सबको हैप्पी गणेश पूजा. पीछे बैकग्राउंड में अजय देवगन का आवाज़ गाना बज रहा है, तो प्लीज़ अगर आवाज़ आए तो उसे थोड़ा-सा इग्नोर कर लेना. आई कैन नॉट हेल्प इट आउट. जितना हो सके मैं अभी अपने अलमीरा के अंदर घुस के वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना हो सके आई हैव ट्राइड टू कंप्रेस योर आवाज़, बट स्टिल अगर आ रहा है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी. बट लेट्स स्टार्ट करते हैं. अपन चलेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, मैंने अभी तक आपको 2 केमिस्ट्री के लेक्चर्स करा दिया है. एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी. वो दोनों बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक है. अब हम लोग नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में आते हैं. सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट. ये मैंने कई बार मल्टीपल जो सेट मैंने करवाया था उसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दिया था, बट स्टिल आज हम लोग पूरा इसको डिसाइफर कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एसिड से. एसिड क्या होता है? सार होता है. सार बोले तो खट्टा होता है ना? खट्टा ही होता है ना, खट्टा है कड़वा, खट्टा ही होता है. ठीक है. स्ट्रेंथ, पीएच वैल्यू इसका होता है 7 से कम होता है. जैसे अगर आप पीएच वैल्यू लोगे तो ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 14 हो गया. तो यहाँ से जो कम जा रहा है दैट इज एसिड, एंड इससे ऊपर जा रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है, दैट इज बेस. पानी हमारा H2O क्या होता है? न्यूट्रल सोल्यूशन होता है. समझ में आया? और यहाँ से आप मुझे बताओ, जो इसने क्लास लगा रखा है उससे तो याद होगा, HNO3 और HCl, 3 मोल्स ऑफ HNO3, 1 मोल ऑफ HNO3 क्या बनाता है, और क्या ये हाईली एसिडिक है या लीस्ट एसिडिक है? दिस यू हैव टू ऐड इन कमेंट सेक्शन. ठीक है. नेचुरल सोर्स क्या है? कर्ड, लेमन जूस एंड विनेगर. ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं. आते हैं बेस में. बिटर इन टेस्ट होता है. सोप लाइक सब्सटेंस ऑन टच. आप टच करते हो तो झाग टाइप का निकलता है. ठीक है. अल्कली बेस डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अबव 7. जैसे मैंने बताया था ये 7 है, इसके इधर जाओगे तो दिस इज बेसिक. क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या? सोप, लाइम वाटर एक्सेट्रा. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? HCl, H2SO4, HNO3. अब जैसे यहाँ से आप जैसे पास आओगे, ये 0 है, ये 7 है. अब 0, 1, 2, 3 इस टाइप रहोगे तो दिस इज हाईली एसिडिक, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज आपको याद आना चाहिए. एसिड एंड वाटर, आप अगर बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप मुझे बताना. मैं एसिड को वाटर में ऐड करूंगा, मान लो ये वाटर है ना? मैं एसिड को वाटर में ऐड करूंगा या वाटर को एसिड में ये ऐड करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. वीक एसिड क्या है? CH3COOH, H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट. स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देखो, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन क्योंकि जल्दी फास्ट फास्ट रिवीजन करना है, ताकि आप मल्टीपल रिवाइज कर सको. 3-4 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आई अश्योर यू, आपने कल PYQ साइंस का पूरा देख लिया है, वो आप देख लो, केमिस्ट्री वाला देख लो, बायोलॉजी वाला देख लो, फिजिक्स वाला आ जाएगा. 30 में 30 इजीली स्कोर करोगे. इससे बाहर अब क्या ही पूछे. घटना चक्र हम लोग ने पूरा कर लिया, PYQ हम लोग ने पूरा कर दिया. सो दिस विल बी द एंड ऑफ साइंस. जो अभी फोमो क्रिएट हुआ है, साइंस नहीं हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीजें दिखाता हूँ. सोर्स ऑफ एसिड, यहाँ पे आओ. एसिड, हाँ ठीक है. ब्लू लिटमस, यहाँ से आपको याद आना चाहिए बार. ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एसिड है वो, है ना? यहाँ पे देखो, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, एसिड है. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, इसका मतलब क्या है? वो बेस है. ठीक है. ब्लू सेम यही चीज है. ठीक है. अब यहाँ पे आओ, सोर्सेज ऑफ सब नेचुरल सॉल्यूट. एसिडिक एसिड का सोर्स क्या है? विनेगर. विनेगर आप कहाँ यूज करते हो? आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो प्याज में आपको क्या विनेगर देता है, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर पीते हो, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है. सो दिस इज एसिटिक एसिड. उसमें एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है. फॉर्मिक एसिड किस में होता है? चीटी, लाल चीटी, ब्लैक चीटी नहीं. ब्लैक चीटी तो यार फूकी सी होती है, वो तो काटी की कुछ होता भी नहीं. बट लाल चीटी या फिर जो बड़ी सी चीटी नहीं आती है, वो काट देती है, तो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड उसमें होता है. आप उसको कैसे फिर रिकवर करते हो, आई मीन न्यूट्रलाइज कैसे करते हो? देसी नुस्खा लगाते होगे, है ना? साइट्रिक एसिड किस में होता है? हमारे लेमन फैमिली में होता है. लैक्टिक एसिड, कर्ड. अच्छा, मुझे बताओ, रेनिन का फंक्शन क्या है? RENIN. ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. इंटरेक्टिव रहेगा क्लास. साइंस में जितना एंगेज करोगे, दिस हैज टू बी लाइक आई एम टीचिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसा होना चाहिए साइंस में. ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बस बोल रहा हूँ, आप आराम से लेट के एक हाथ में पॉपकॉर्न खा रहे हो और सुन रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. साइंस एंड मैथ्स, दोज थिंग्स दैट आपको साथ साथ स्क्रिबल करते रहना है. ऑक्जेलिक एसिड, देखो मैंने तो ऐसे याद किया, O है यहाँ पे, और टोमेटो में भी डबल O है, ऐसे मैंने याद किया. ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो. एस्कॉर्बिक एसिड गूसबेरी साइट्रस फ्रूट. और टार्टरिक एसिड किसमें होता है? टैमरिन में होता है. देखो थोड़ा सा अच्छा एस्थेटिक्स आपको दिखाता हूँ. ऑर्गेनिक एसिड,
लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड, मिल्क में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, आंवला में होता है। ऑक्जेलिक एसिड जैसे मैंने बताया था आपको, टोमेटो में ओ है और ऑक्जेलिक एसिड में ओ है, तो मैंने ऐसे याद किया। मैलिक एसिड एप्पल, एप्पल में पोटेशियम भी होता है, सो इसीलिए कहते हैं कि एप्पल खाया करो। सोडियम पोटेशियम आपके न्यूरॉन्स के लिए ज़रूरी होता है, अगर आप खाओगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेगा, इसीलिए बोलते हैं ना एप्पल नाइट कीप्स अ डॉक्टर अवे। साइट्रिक एसिड ऑरेंजेस एंड लेमन्स हो गया। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो, केरी जो अपन खाते नहीं है अप्रैल मई में जो मिलता है, वो हो गया। टार्टरिक एसिड होता है इसमें, ठीक है? अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो फ्लेक्स मारने के लिए बोल देना यार इसमें तो टार्टरिक एसिड है, वो भी बोलेगा भैया कैसे बोला आपने, भैया एक बार फिर से करके दिखाओ। वो मीम सुने हो ना, भैया भैया कैसे किया आपने। फॉर्मिक एसिड बीज एंड नेटल स्टिंग। एसिटिक एसिड विनेगर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा किसमें होता है? स्टमक में होता है। ये अगर आपने लाइफ प्रोसेस वाला क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस वाला वीडियो लगाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये चीज़। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ऑटोमोबाइल बैटरीज फर्टिलाइजर। क्या वीनस में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है? ये बताना मुझे। एसिटिक एसिड कहाँ होता है? फूड सप्लीमेंट में होता है। और नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक एंड फिल्म एक्सप्लोसिव। पिक्चर पूरा क्लियर? ये हमारा एसिड बेस रिवाइज हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में प्रेजेंट होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, यहाँ से आपका बीपीएससी में सवाल पूछता है, ठीक है? जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और देखो एक और चीज़ यार, पीडीएफ का क्या होता है ना, ये वाला चीज़ थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, टेलीग्राम पे कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैं ये वाला चीज़ जो होता है इसको मैं शेयर करने से थोड़ा सा कतराता हूँ। तो अगर हो सके तो आप प्लीज़ नोट्स बना लो, वरना कोई ऐसा ग्रुप पे होगा ही, हम लोग के ग्रुप पे कोई पीडीएफ बनाएगा इसका 1 पेजर, 2 पेजेस जितना भी होगा वो अपन शेयर कर लेंगे। बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स ना कॉपीराइट लग जाता है इसमें। तो प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? एसिड बेस इंडिकेटर, रेड लिटमस जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंज इन टर्न, और इसमें क्या होता है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, नेम ऑफ इंडिकेटर है, चेंज इन रेड कलर विद टर्न्स इनटू रेड कलर, जो हमारा ब्लू लिटमस होता है लाल कलर में हो जाता है, दैट इंडिकेट्स एसिड। जैसे मैंने याद किया था ना ब्लू लिटमस रेड में एसिड वाला, सेम ऐसे ही है। टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होता एसिड में, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर में हो जाता है, और अगर बेस रहा तो वो येलो कलर में हो जाएगा। सेम ऐसे ही फेनोल्फथालीन में कोई चेंज नहीं, और हम अगर बेस में डाल देंगे तो इट चेंज इनटू पिंक कलर। ये ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अगर स्किप भी करोगे तो चल सकता है, बट ये सारा चीज़ एसिड बेस HNO3 HCl, ये वाला पार्ट जो मैं एकदम हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो रट लेना, ठीक है? ये वाला एस्थेटिक्स ठीक है, इसका रट लेना इसको। चलो पीएच स्केल में आते हैं। पीएच स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल में देखो एसिड रेंज सबसे इंपॉर्टेंट SO2। SO2 से जिसने लगाया होगा क्लास उसे तो एकदम याद आ गया होगा, लाइकेंस याद आ गया होगा। बायो इंडिकेटर एयर पोल्यूशन फट से वो बोलेगा तोते की तरह। NO2, और ये यहाँ से याद रखना, ये ताजमहल अभी हम लोग ने जो PYQ लगाया था इसमें कितना बार सवाल आया था SO2 NOx पे। इसका पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। वेरी गुड। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, अरे यार क्या है, मैं गुंडा बनूंगा? सल्फ्यूरिक एसिड वाला देखो, सामने सवाल पूछा था, यही वाला है एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस में, ठीक है? 2 डीके कब होता है? जब आपका पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाता है। हम लोग ने क्या देखा था? ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है, इससे कम जा रहा है तो एसिडिटी आपका बढ़ रहा है, और 5.5 पहुंच गया तो मतलब आपके प्लेक्स आ रहा है। पीएच स्केल देख लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब मुझे बताओ पेट में आप बोलते हो यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे रह लेता है, अगर अगर गलती से लीक कर गया अगर ये लीक कर गया तो हमारा तो फिर तहस-नहस हो जाएगा। तो कौन-सा लेयर है, कौन-सा एक चीज़ है जो बचाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे बॉडी में फैलने से? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, लेमन जूस, विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। 7 नंबर मैंने क्या बताया था? थाला फॉर अ रीज़न, प्योर वाटर एंड बॉडी पीएच, ये 7 हो गया। अब यहाँ से अब जैसे आओगे आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, तो 9 होता है। आप सुबह उठना, पापा को बोलना कि पापा पीएच में 9 है हमारा, तभी हम लोग जो हमारा एसिडिटी, हमारे जो क्या कहते हैं टीथ में जो एसिडिटी होता है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? थ्रू टूथपेस्ट, और जितना अच्छा नमक होगा उतना ज़्यादा आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको करा रखा हूँ, बट स्टिल आप देख लो। देखो होता क्या है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन गैस। समझो ऐसा होता है, एक एसिड है H2SO4 है, एक एक्टिव मेटल है, जिंक को मैंने ले लिया। अब मैंने रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। समझ में आ गया? एसिड और एक्टिव मेटल, Zn प्लस SO4, जिंक सल्फेट बना दिया, और वाटर H2 जो है, H2 हमारा हाइड्रोजन है, वो लिबरेट कर गया गैस की तरफ, ठीक है? ये एनसीईआरटी का गिवन है। व्हेन जिंक ग्रैनुल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीडीएस की तैयारी करे, एनडीए के सवाल कर रहे, या फिर कैप ऑफ के कर रहे, उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देता है?
Na2CO3 प्लस HCl, एक मेटल कार्बोनेट है। देखो इसको मैं अच्छे से आपको कराता हूँ पूरा, समझो। एक मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 और ये हमारे एक HCl एसिड है। तो देखो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे बैलेंस करना है तो मैंने क्या किया, Na और Cl को निकाल दिया, मेरा सॉल्ट बनके तैयार हो गया 2NaCl। अब आप क्या करोगे, वाटर आपका निकलेगा और आपका जो गैस निकलेगा दैट विल बी CO2 गैस। ठीक है, H2O बैलेंस हो गया, 2 H2O, 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 और 3 कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन में बराबर हो गया। तो हमने क्या देखा, एसिड और मेटल कार्बोनेट्स को अपन रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है, सॉल्ट देता है, वाटर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे आपने रिएक्ट किया एसिड को मेटल कार्बोनेट से, ये एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट्स हैं, आपने रिएक्ट किया, क्या आपका दिया, सॉल्ट दिया, वाटर दिया और आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गया। आप 70th बीपीसी में सवाल देखोगे तो यही सवाल सेम पूछा था कि कौन सा गैस लिबरेट हुआ था। अब बहुत लोग वहां पे गलत मार के आओगे, बट इस बार आप गलत मत मारना। ठीक है, सेम यही चीज है, CO2 आपका बाहर निकल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये वाला पार्ट हमने आपको कराया था। क्विक CaO को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम स्लेट लाइम में कन्वर्ट होता है, स्लेट लाइम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद स्लेट लाइम मैंने आपको क्या बोला था, जो आपके घर में चूना होता है, तो चूना जब जिस दिन होता है तो उस दिन उतना चमकता नहीं है ना, कुछ दिन के बाद वो CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद देखते हो कि फिनिशिंग आ जाता है ना। जैसे आप कराते हो, आपके मम्मी पापा बोलते हैं यार फिनिशिंग नहीं आ रहा, फिनिशिंग नहीं आ रहा। जो करने वाला होता है बोलता है भैया 2-3 दिन तो रुको, उसके बाद आप देखना। तो जो 2-3 दिन के बाद होता है ना, वो ये रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, फिर आप देखते हो कि चमकता है आपका रूम, घर, जो भी चीज़ है। समझ में आ गया? चले, वेरी गुड, ये सारा चीज़ हो गया। अब तो यार स्पूकी सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस को हमने रिएक्ट किया। जैसे आप समझ लो HCl को मैंने रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ, तो आपको क्या लगता है क्या देगा, NaNCl, ये दोनों कमिट हो गए, NaCl। और पानी बोला यार मैं तो आज़ाद हूँ, मैं निकल जाता हूँ, तो पानी निकल गया। मतलब बोला यार थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता हूँ मैं, इन दोनों को कमिटेड रहने देखना नहीं चाहता हूँ, तो ये निकल गया पानी। समझ में आ गया, सॉल्ट बन गया और वाटर बाहर निकल गया और हीट बाहर निकल गया। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं अमन, इसमें इम्पोर्टेंट, सॉल्ट तो हमने देख ही लिया सर, सॉल्ट से पूछता नहीं सवाल। अब आ जाओ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले आप कुछ और प्रायोरिटी ऑर्डर जिसका हाई होगा वो पढ़ लेते हैं। कार्बन पढ़ लेते हैं अपन। अलॉयज भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ लो। देखो कार्बन होता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। ऊपर भी कुछ है क्या कार्बन का, कार्बन एंड इट्स फॉर्म, कार्बन मेटल। चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल से ही स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आप लोग को पता होगा क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। दो टाइप का होता है, मेटल्स के पास पॉजिटिव होता है और ये डोनेट करता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, वो एक्सेप्ट करता है पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले सकते हो, है ना। मेटल्स यहाँ पर दिया है, नेटिव स्टेट में क्या होता है, द मोस्ट एविडेंट मेटल फाउंड इज एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होता है, जनरली फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, नॉन मेटल डू नॉट हैव मेटल क्लस्टर। नॉन मेटल्स ब्रिटल्स होता है, नाइदर डक्टाइल नॉट मैलेबल, मतलब इसको हम काट पीट के शीट नहीं बना सकते, मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, सोनोरस साउंड नहीं करता है। वो सब किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल का प्रॉपर्टी में क्या है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरस है। ठीक है, अब आते हैं कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म में। कार्बन के देखो पहले तो दो बच्चे होते हैं, एक होते हैं डायमंड और ग्राफाइट, और दोनों बच्चे मतलब अलग है, एकदम डिस्क्रीट है एक दूसरे से, दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग है। कार्बन के बारे में देखो, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब 6 होता है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n4 लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 हो गया, तो 2n4। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ये देखो एग्जाम में तो नहीं पूछने वाला है, बस याद कर लो। कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज 0.02। ठीक है, अब इसके दो बच्चे जो हैं मैं बताया था, डायमंड, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बीपीएससी बीवाईक्यू में सवाल पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, 1 कैरेट 200 mg का होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है आपको तो पता ही है। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दो तो एलोट्रोप्स होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्राफाइट। डायमंड और ग्राफाइट का दोनों को प्रॉपर्टीज अलग है। डायमंड बहुत हार्ड है, और क्या कहते हैं, डायमंड हार्ड हो गया और ग्राफाइट जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया, है ना। ये सारा चीज है। अब आते हैं कोल पे आते हैं, तो सबसे अधिक मोर देन 86% कार्बन कंटेंट किसमें होता है, एंथ्रासाइट में होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर उसके बाद सब बिटुमिनस, और सबसे कम होता है लिग्नाइट में। आप मुझे बताओ क्या अपन एंथ्रासाइट प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडिया में, क्या एंथ्रासाइट है, या फिर अपन इंपोर्ट करते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, ये हमारा ग्राफाइट के बारे में हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। कहाँ पे यूज होता है, आप जो नटराज पेंसिल देखते होगे, है ना, नटराज पेंसिल जो बचपन में अपन यूज करे थे, तो उसमें ग्राफाइट था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका।
ठीक है। फुलेरिन उसी का ये एलोट्रोप है। बकमिनफ्लुस्ट्रिन इसको कहते हैं, बकमिनिस्टर फुलेरिन कहते हैं इसको। ठीक है, 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन्स के, ये नहीं पूछेंगे। चलो ये वाला हो गया। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन देखो, C14 जो होता है रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, ये कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उम्र पता करने के लिए, ये सारी चीज के लिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको कई दफा पढ़ा रखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, Ag, Au। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा लोअर रिएक्टिव को रिप्लेस रिप्लेस कर देगा, और उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। याद आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं उसको। ठीक है। अब आओ मिनरल्स ओर्स ऑफ सोडियम, इससे सवाल पूछता है, इसमें जो जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद करना। बोरेक्स इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7 और 10H2O। क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है, Na3LF6। आप मुझे कमेंट में बताना Na3LF6 को अपन कहाँ यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट NaCl, अरे NaCl पे ना एक बहुत अच्छा मीम मेरे को याद आता है, जैसे Na, अरे कहाँ गया Na, सोडियम को अपन क्या करते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, पानी के साथ तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। और क्लोरीन को हम लोग कहाँ यूज किए थे, क्लोरीन को हम लोग यूज किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, आंसू गैस, टीयर गैस में। अभी भी आपने गर्दनी बाग वगैरह में देखा होगा, तो वो क्या यूज था, क्लोरीन गैस तो यूज किए थे। लेकिन हम ये दोनों को मिला देंगे NaCl, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट आप घर पे यूज करते हो, तो आयरनी देख रहे हो, साथ में मिलके वो कितना पुकी सा बन गया, ऐसे पूरा दुनिया को जंग जीत रहा था। पोटेशियम का हो, पोटेशियम इंपॉर्टेंट छोड़ो, पोटेशियम में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो IIT में भी नहीं पूछा था इतना मुश्किल तो। ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, MgSO4.7H2O, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, MgSO4.7H2O। और डोलोमाइट इंपॉर्टेंट है, MgCO3.CaCO3। CDS में सवाल आ गया था कि डोलोमाइट में कौन कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है। ठीक है। कैल्शियम का ओर में आइए, कैल्शियम का ओर में जिप्सम है, जिप्सम का आपने फॉर्मूला देख लिया, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताया हमें। ये लाइमस्टोन हो गया, ये कैल्साइट हो गया, ये फ्लोरस्पार हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट जिप्सम और लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है। अब आप आओ एल्यूमिनियम में, आओ एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट Na3LF6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड इंपॉर्टेंट है, Al2O3.2H2O। बॉक्साइड का ओर कहाँ पाया जाता है, भारत में। कॉपर का, कॉपर में मेलासाइट इंपॉर्टेंट है, CuC2.CH वोल्ट वाइज। क्यूप्राइट इंपॉर्टेंट है, और छोड़ सकते हो, दो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। अब आते हैं लेड में, लेड में गैलेना PbS इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर में इंपॉर्टेंट है AgCl। सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ पे है, खैर अभी मैं आपको वो कराऊंगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें आप देख लोगे सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जिंक, जिंक में इंपॉर्टेंट है कैलामाइन, अरे कैलामाइन इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन इंपॉर्टेंट है, ZnCO3 कहते हैं। जिंक ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, ZnS कहते हैं। और जिंकाइड इंपॉर्टेंट है, ZnO कहते हैं इसको। ठीक है। चलो अब आते हैं मैंगनीज में, आते हैं मैंगनीज में इंपॉर्टेंट है पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड इज इंपॉर्टेंट। बस आयरन में सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आयरन पायराइड्स, इस बार सवाल पूछा था ना आयरन पायराइड्स से। आयरन पायराइड्स, सिडराइड इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है, लिमोनाइट इंपॉर्टेंट। ये सब किसका ओर है, वेरी गुड, ये सब ओर है हमारा आयन का ओर है, आयन मैन। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ कुछ ट्रिविया पढ़ लो। ओर ऑफ टिन क्या है, कैसेटराइट, अभी हमने देखा था। मरकरी का क्या है, सिनेबार HgS। रूबी और सफायर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है। बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल इज कैल्शियम कार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूला, अरे यार जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा का तो आंसर यहाँ पे दिया ही हुआ है, बट ठीक है, ठीक है, आप लोग आंसर दे देना। ठीक है। चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। एलॉयज पे आते हैं। एलॉयज क्या होता है, दो मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल के जो बनाते हैं वो होता है एलॉयज। अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स सच एज कार्बन इनटू अ मेटल। ठीक है। ब्रास हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, इसमें सब दिया होगा। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। इसमें से एक सवाल आपका फिक्स से पूछने वाला है, ध्यान से पढ़ो। ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। कहाँ पे यूज होता है, यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव मटेरियल। स्टील आयरन एंड कार्बन का बना होता है, कहाँ पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में। सोल्डर में क्या होता है, लेड एंड टिन। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर एंड टिन। स्टेनलेस स्टील भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रोमियम होता है, ये बस इंपॉर्टेंट है। और जर्मन सिल्वर में पूछता है कि सिल्वर है कि नहीं, तो आप बोलोगे "अरे सर कैसे किया आपने, सिल्वर तो है ही नहीं इसमें, सिल्वर नहीं है"। एल निको में देखो ऐसे तोड़ोगे, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट होता है ना, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। ठीक है। फिर दूसरा आयरन को भी दे दिए, बट ज्यादातर यही चार है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। जो मार्क कर रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, हीटिंग एलिमेंट जो हमारा पहले के जमाने में वो हीटर हीटर होता था जिसमें रोटी पकता था, तो उसमें होता है। ब्रिटानिया मेटल, ब्रिटानिया मेटल से तो ब्रिटानिया का बैट याद आता है, राहुल द्रविड़ जो यूज करते थे। ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है अभी, मेटल से नैनो मेटल चल रहा है ना। कार्बन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन सिलिकन में, आते हैं सिलिकन चिप। सब पूरा जमाना अब इसी का चल रहा है। एटॉमिक नंबर 14 होता है, एटॉमिक नंबर याद है ना, हाई लिथी बेरी बोर कार्निंग ऑक्सीजन सोडियम मेगालसिली फॉस्फेट क्लोराइड पार्टिकल। आप लोग अभी अलग अलग आपने किया होगा। ठीक है।
अब नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, असला बारूद में यूज होता है, फाउंड इन गैसियस स्टेट होता है। अब चिप्स में यूज करते हो, क्यों यूज करते हो चिप्स में? आप मुझे बताओ, चिप्स में आप आर्गन क्यों नहीं डालते हो? अनरिएक्टिव तो भी होता है, इनर्ट टाइप का होता है, तो अपन आर्गन क्यों नहीं डालते हैं, नाइट्रोजन ही क्यों डालते हैं? कहाँ कहाँ यूज करते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेंट एंड लिक्विड नाइट्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यूरिया। अब इसमें में होता है सीमेंट को फर्टिलाइज ये करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, बहुत लोग होते हैं ना अपना टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करने के लिए, वो सीमेंट को पहले ही कर देते हैं ताकि मतलब खत्म ना हो, तो वो नाइट्रोजन यूज होता है। ये अच्छा सवाल बन सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन इन यूरिया इज टेकन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप मुझे बताओ कौन सा प्लांट्स है जो ये चीज कर सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। दिया भी हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, राइजोबियम लेग्यूमिनस। आप पीस देखते हो, लेग्यूम देखते हो, चिकपीस देखते हो, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम जैपोनिकम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे एक सवाल आपका फिक्स से बनने वाला है। चलो अब आते हैं हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन का क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर 1 है। डिस्कवर किसने किया था ये नहीं पूछने वाला है। अदर नेम फ्यूर द नेचर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन इसमें एब्सेंट होता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मोस्ट एबंडेंट, बथेरे मिल जाते हैं आपको। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी फ्रॉम द यूज कहाँ पे होता है? वनस्पति घी जब आप बनाते हो, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल को आप इसमें बनाते हो, घी में बनाते हो, तो इसमें H2O का प्रेजेंस होता है, ठीक है, इसमें H2O हम लोग को चाहिए होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स होता है। वाटर पानी बनाते हो, H2 प्लस O2 बनाते हो, तो हमारा H2O हाइड्रोजन यूज होता है। अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइप के होते हैं, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, सेम है। ड्यूटेरियम का देखो यूज पूछते हैं ना, ड्यूटेरियम का यूज कहाँ पे होता है? एज अ मॉडरेटर यूज होता है, हैवी वाटर D2O, मॉडरेटर में जो मेटलर्जिकल में काम करते हैं। आप बताना, आप D2O यूज करते हो अपने प्लांट में? यूज करते होगे, बहुत लोग होंगे जो काम करते होंगे इसमें। वाटर का देख लो, सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? WBC से मैंने याद किया, वाटर सोल्यूबल क्या हो गया? BC, और ADA क्या हो गया? फैट सोल्यूबल हो गया। pH 7 मैंने बताया था ये ला। मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद आ रहा है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? चलो अब यहाँ से देखो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में ज़्यादा डिफरेंस बस एक ही चीज़ का है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कम होता है, कम, और इसमें ज़्यादा हो जाता है, बस यही डिफरेंस है इसमें। द वाटर दैट गिव्स फ्रोथ इजीली विद सोप, मतलब ये झाग झाग जो होता है तुरंत दे देता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट वाटर, क्योंकि इसके पास कैल्शियम मैग्नीशियम कम होता है। बट हार्ड वाटर के पास कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ज्यादा होता है, इसी कारण से ये झाग जो होता है देर में बनाता है। कॉज ऑफ हार्डनेस क्या है? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, सेम वही है जो मैंने बताया बोल वचन। चलो अब इंपॉर्टेंट है ओजोन। ओजोन किसका है? एलोट्रोप, ऑक्सीजन का है। सिंबल क्या है? O3 है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसका यूज क्या है? प्रेजेंट प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, यूवी रेज से हमें बचाता है। बट अभी क्या हो, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, क्यों हो रहा है डिप्लीट? और ओजोन लेयर को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपन इस्तेमाल में लाए थे, ये आप हमें बताएं। सल्फर का क्या है? एटॉमिक नंबर 16 है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं, AgBr। इससे एक सवाल बनता है, ये देखो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल इससे बन रहा है, ठीक है। फोटोग्राफी अपन कहाँ यूज करते हैं? और एक और चीज, ये ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। आयोडीन ओनली नॉन लिक्विड विद मेटेलिक लस्टर, थोड़ा चमकता है ये, ठीक है। सीवीड एंड फिश में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रेडॉन इज ओनली इनर्ट गैस व्हिच इज नॉट कॉमनली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, हाउएवर एट टाइम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक के टाइम पे ना रेडॉन फैल जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ये क्विज वगैरह अगर आप करते होगे ना, तो उसमें एक सवाल पूछा था, जैसे टाटा स्टील का क्विज एक हुआ था, तो उसमें यही सवाल पूछ उस वक्त मुझसे पूछा था, तो मेरे से गलत हो गया था उस वक्त। आर्गन मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, डिस्कवर्ड विलियम लेस्ली। आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह यूज, अगर आपने ओयो होटल देखा होगा तो उसमें वो चिपक ऊपर से वो दिखता है ना बहुत रेडियंट, या फिर गोल्ड जिम का अगर आप देखते होगे तो साइड एकदम दूर से दिखता है आर्गन, ठीक है। मरकरी इज ओनली, छोड़ो। मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट, गोल्ड एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम से मेरे को क्या याद आ रहा? व्हाइट मेटल याद आ रहा है, PYQ, वेरी गुड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, नॉन मेटल विद मेटल ग्लेशियर। देखो ये वाला सवाल अभी हम लोग देखे थे, कौन से नॉन मेटल है जिसके पास मेटलिक ग्लेशियर है? दैट इज आयोडीन। नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट। ग्राफाइट से हमने क्या देखा था, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपन ग्राफाइट? पेंसिल में, ठीक है। H2O2 पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कहते हैं? H2O2 कहते हैं। इसका अपन कहाँ यूज करते हैं? मतलब जनरली अगर आप लिस्ट्रीन यूज करते हो,
मतलब दंत मंजन के अलावा जो लिक्विड वाला पार्ट जो नहीं होता है, जो घर पे रखते हैं लिस्ट्रिन, तो उसमें H2O2 होता है। जैसे H2O2 का आप यूज़ वहाँ भी कर सकते हो। बहुत लोग के ईयर्स में क्या होता है, मतलब कचरा घुस जाता है, तो अगर आपको साफ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट करना मत। मतलब मैं जब वो था नहीं मेरे पास, मैंने वही यूज़ किया था, H2O2 यूज़ किया था, बट हाँ रिजल्ट अच्छा ही आया था, पॉजिटिव आया था। जर्मिसाइड, एंटीसेप्टिक, ब्लीचिंग ऑफ आइवरी, प्रिजर्वेशन ऑफ, अच्छा जो मैंने बताया वो नहीं है क्या इसके यूज़, पता नहीं, काम तो कर गया था यार। अब एग्जाम विजन में और क्या है इसमें, हाइड्रोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय द यूज ऑफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। D2 हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर H2O बाई वेट इज 11.11, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का H2O में कितना परसेंटेज, द प्रोसेस एट रिवर्स ऑस्मोसिस, ये वाला वो अगर आपने PYQ पूरा देख लिया है, उसमें मैंने आपको अच्छे से रिवर्स ऑस्मोसिस से पूरा प्रोसेस बताया है। लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाता है ना, याद आ रहा है। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज यूज इज निकल। वेरी गुड। अब आओ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का क्या होता है, 18 होता है ग्रुप नंबर। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, मतलब ये एकदम कैवलियर प्राप्त कर चुके हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है भाई, अब जीवन में कोई आए या ना आए। हीलियम का प्रॉपर्टीज देख लो, सेकंड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, जल्दी ये नहीं होता है, सेकंड लाइटेस्ट गैस आफ्टर हाइड्रोजन, इसलिए अपन इसको कहाँ यूज करते हैं, पैराशूट वगैरह में यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी। यूज फिल एंड बलून्स, बलून्स में यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ब्रीदिंग इन एयर, एयर ड्राइवर्स जो स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं तो उसमें हीलियम ही होता है। नियॉन का यूज कहाँ पे होता है, टेलीविजन एंड प्लाज्मा ट्यूब में होता है, नियॉन लैंप में होता है, ये इसका यूज होता है। अब आते हैं सल्फर में आते हैं। सल्फर का देखो कितना, 0.03% से 0.1% के बीच में होता है। सल्फर का हम लोग ने क्या देखा था, गैलेना, PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS देखा था, कॉपर पैरेट, CuFeS2 देखा था, एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2, जिप्सम CSO4.2H2, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये 6 का 6 आपको याद करना होगा। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, जिप्सम का क्या है, मैच द फॉलोइंग पूछेगा, जिप्सम का है CSO4.2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद है, ये सब भूलना मत, ये सब एग्जाम में देखो कंफ्यूज यहीं पे आदमी करता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम में 2 होता है, जिप्सम में आप याद कर लो 4 पहिया होता है, तो अपन 2 पहिया हटा दिए, तो जिप्सम में 2 होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, और उसमें हाफ हो जाता है। एप्सम सॉल्ट में MgSO4.7H2O, ठीक है। कॉपर फायराइट में CuFeS2 है, जिंक ब्लेंड में ZnS हो गया, बायराइट में BSO4 हो गया, ठीक है। नेचुरल सोर्स सल्फर कहाँ मिलता है, एग्स में, प्रोटीन गार्लिक में मिलता है, ओनियंस मस्टर्ड, जो स्मेल आता है, जो टिंचर टाइप का स्मेल आता है, दैट इज ड्यू टू सल्फर, अंडे में भी आता है। और इसका ऑक्सो एसिड क्या होगा, सल्फरस, सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड अलग है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग है, सल्फरस एसिड होता है H2SO3, ठीक है। जेनॉन का यूज होता है स्पोर्ट्स डोपिंग में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अभी अगर इंडियन एक्सेस पढ़े होगे तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा डोपिंग के बारे में, एक्सप्लेन वाले में, तो उसमें वही जेनॉन होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियल इसका नाम है। यूजेस देख लो इसे, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, इससे एक सवाल पूछ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमने देखा था, एसिड रेन के लिए जाना जाता है बहुत, मैन्युफैक्चर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन देख लो, एटॉमिक नंबर 7 है। आइसोटोप्स इसका क्या है, आइसोटोप्स इसका 14, 15, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, अमोनिया बनाने में मदद होता है, N2+3H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया बनाता है, ठीक है। चले हैलोजन पे आते हैं, हैलोजन का एलिमेंट्स 17 नंबर है। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है, मोस्ट रिएक्टिव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन स्टार मार्क कर देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन, फ्लोरीन है हमारा हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अमोनिया हम लोगों ने देख लिया कैसे बनाते हैं, हेबर प्रोसेस से बनाते हैं, N2+3H2। टीयर गैस देखो, ये Cl2 वाला, यूज फॉर डिस्पर्शन ऑफ अनकंट्रोल्ड, ठीक है। ये देखो ये वाला है हमारा इंपॉर्टेंट टीयर गैस, ये एक्रोलिन हो गया, क्लोरोपिक्रीन हो गया, Cl का प्रेजेंस होता है। एसिड्स और नाइट्रोजन क्या क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड है HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, और यहाँ से एक्वारेज हम लोग ने निकाला था, ठीक है। क्लोरीन तो हम लोग ने देख ही लिया, ये देखो ये वाला मीम में कह रहा था, सोडियम क्या है, एक्सप्लोड मैंने टच वाटर, और क्लोरीन का यूज में से, और मैं बन के क्या बन गया, दोनों मिल के आ गया, तो मैं सॉल्ट बन गया, सिंपल सॉल्ट है आप जहाँ यूज करते हो, ठीक है। तो हमारा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया आधे घंटे में, जिससे एसिड बेस, तो आपका 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्या क्या कंप्लीट हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का वीडियो आपने देख लिया था, 2 वीडियो कंप्लीट हो गया, एसिड बेस सॉल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं किसमें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, हाँ।
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आने से पहले आप समझो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पहले किसी ने दिया था? जी हाँ, डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर थे। तो उन्होंने ऐसा देखा कि एक एटम नाम का चीज हो सकता है, मतलब उन्होंने डिफाइन नहीं किया था एटम, इन्होंने बोला था कि कुछ पार्टिकल को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाएगा। जैसे सेल कैसे होता है वैसे ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाएगा। उसको उन्होंने टर्म नहीं दिया था, बस उन्होंने बताया था फिलोसॉफिकली। देखो उस टाइम पे तो इतना ज्यादा टेलीस्कोप वगैरह या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह आया नहीं था, तो उन्होंने सोचा था, बहुत ग्रहण चिंतन किया कि यार कुछ तो ऐसा चीज होगा जिसको हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो एक ऐसा माइन्यूट चीज आएगा, सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल पे आ जाएगा कि यार इसके बाद और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो ये उन्होंने किया डेमोक्रिटस। उसके बाद फिर हमारे कौन आए? डाल्टन साहब आए। अब डाल्टन का थ्योरी देखो, डाल्टन का थ्योरी है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, डाल्टन का थ्योरी देखो क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब डाल्टन ने इसको वर्ड दे दिया एटम। बोल दिया कि जितना भी तमाम चीज है दुनिया में, हर चीज, जैसे मैं जिस पेंसिल से लिख रहा हूँ, जिसमें पेन से लिख रहा हूँ, जहां पे मैं कर रहा हूँ, सबको अगर मैं तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा तोड़ते जाऊंगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, सिंगुलैरिटी टाइप का पॉइंट आएगा जिसको हम एटम नाम दे सकते हैं। मतलब इसके बाद ये नहीं टूट सकता, क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता है। ठीक है। अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एटम इज सेम इन, और जो होता है सेम होता है, मास साइज प्रॉपर्टी सबका सेम होता है। However, different atomic element exhibit different properties. इनका ये भी था, atoms are indivisible particle। बस यहीं पे इनका मात खा गया इनका प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि एटम जो हो गया अब बस यही है, जो है यही है। अपुनिच भगवान है, एटम ही अपने आप को भगवान समझ लिया। इन्होंने बोला कि इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर आए नील्स बोर, आए जो भी आए आगे करके, इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें। तो ये डाल्टन साहब का थ्योरी था। अब देखो उसके बाद फिर हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल आया। एटॉमिक सिस्टम हमने देख लिया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाकी ये पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब नहीं पूछता है आपसे। आपसे सिंपल यही पूछेगा। इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर कक्ष में है, ये देखो ये हमारा बाहर है हमारा कक्ष में। जैसे ये अगर न्यूक्लियस हो गया तो इसके बाहर जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, शक्तिमान की तरह घूम रहा है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, 1897 में किया था जे थॉमसन ने। 1897 भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक था, आपको याद आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या स्थापना किया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 1897। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास क्या है इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप आओ प्रोटॉन के बारे में। आओ, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया है? गोल्डस्टीन ने किया है। ठीक है। मास क्या है? इक्विवेलेंट टू मास ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन कैडविक, ये 1919 के टाइम पे खोज हुआ था इसका। ठीक है। कैडविक 1932 में क्या खोज की? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो, प्रोटॉन अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर है। ठीक है। 1932 में खोज किया गया था। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीडीएस का सवाल है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। क्लियर हुआ? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या बोला? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। जैसे हमने भी बताया आपको, यहाँ पे अगर अगर हमारा न्यूक्लियस हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाहर है, और यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है जो हमारा न्यूक्लियस में। वेरी गुड। अब इसके बाद उन्होंने बताया द ऑर्बिट्स अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स। इसको हम के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 8, ऐसे ही चलते रहेगा ये। ठीक है। आइसोटोप, टॉप से मैंने देखो बचपन में याद किया था, 7वीं 8वीं क्लास में जब मैंने याद किया था, टॉप में मैंने याद किए थे, टॉप चेंज होते रहता है इसका। आइसोटोप में टॉप चेंज होते रहता है। तो जैसे सेम ये है, ऑक्सीजन का देखो 8 है, ये नीचे सेम है, टॉप चेंज हो रहा है, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, तो मैंने बोला यार आइसोटोप है। ठीक है। इसका टेक्निकल टर्म देख लो क्या है? एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है एक्स ए जेड। ठीक है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इसका होता है चेंज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, और मास नंबर डिफरेंट हो रहा है। तो देखो मास नंबर डिफरेंट, 16 था, 17 हो गया, 18 हो गया, और जो एटॉमिक नंबर है दैट इज कांस्टेंट। तो यही वाला चीज है, एटॉम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। पिक्चर पूरा क्लियर? आइसोटोप डन। अब आते हैं आइसोबार। आइसोबार को याद करने का ट्रिक है डैन बार।
डायन बार बोले तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर इक्वल टू आइसोबार। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो मास नंबर सेम होगा, सेम है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखो अब इसमें क्या करना है, नीचे वाले को चेंज करना है, 11 12 24 24 सेम हो गया। आइसोटोप्स कंप्लीट, आइसोबार कंप्लीट। अब आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में सेम होता है, यही है। एटॉमिक नंबर Z होता है। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता है दोनों बराबर हैं, तो Z इक्वल टू P और Z इक्वल टू E, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 हो गया क्योंकि प्रोटॉन नंबर 1 है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, जो अंदर न्यूक्लियस होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू हमारा मास नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक में होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे इस दोनों को माइनस करोगे, 15 और -7 करोगे तो हमारा 8, न्यूट्रॉन 14 - 6 करोगे, न्यूट्रॉन आ गया 8। तो आइसो न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, नाम से न्यूट्रॉन है ना, आइसो मतलब सेम, तो सेम न्यूट्रॉन जिसके पास हो गया दैट इज कॉल्ड आइसो न्यूट्रॉनिक। तो कुछ मत करना, ऊपर और नीचे को माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, आयंस एंड एटम दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सेम होता है। सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो Mg के पास होता है 12, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो माइनस कर दो, 12 - 2 कर दो तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन जिसके पास सेम हो गया दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन माइनस दे रहा है तो 9 + 1 10। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करो 10 हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही करना। तो नियॉन तो आपका 2 और 8 10 ही होता है। चलो नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट है कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन तो बीच में होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो मुझे कार्बन का निकालना है, कार्बन का कितना होता है, हाई हेली लिथी बेरी बोर कार 6 होता है, तो मैं जो क्या लिख सकता हूँ 2 और 4 लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसको बनाना है तो 2 और 4 इधर, 1 2 3 4। अब दिस वन इज कॉल्ड कोर एंड दिस वन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिक्चर क्लियर? चलो वैलेंसी तो इम्पॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। द एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली बाई सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवरी किसने किया था, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूरेनियम बाई बेक्यूरल ने उसको खोज किया था। किसका खोज किया था, रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। यार इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ही मैं आपको ओवरलोड करूंगा फैक्ट्स का, इतना कुछ पढ़ने के लिए। हाँ अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फा रेज। रेडियो एक्टिव रेज होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा रेज का क्या होता है ना, पेनिट्रेटिंग पावर होता है 0.002 सेंटीमीटर। बट अगर आप आगे देखोगे गामा रेज का बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तभी आप देखते होगे अगर जो क्या कहते हैं एटम बम फूटा था, तो लोग मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था, कुछ बहुत ऐसा कुछ हो गया था, उससे गामा रेज निकला था। गामा रेज क्या बॉडी को पूरा पेनिट्रेट कर देते हैं, अंदर लंग्स हार्ट सब कुछ अंदर चीर देते हैं, तो इसीलिए गामा रेज बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। बट आयनाइजिंग पावर क्या होता है इसका, 100 टाइम्स मोर देन बीटा रेज और 10,000 टाइम मोर देन गामा रेज। अब इसका आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, अल्फा रेज अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को। अब देखो भाई चार्ज है ना, अल्फा रेज के पास चार्ज है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, हाँ चार्ज देखो, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज है इसके पास, तो ऑब्वियसली चार्ज किसी पास भी होगा तो वो करंट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यही कारण है जो हमारा अल्फा रेज है दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन आपको याद आ रहा है, वेरी गुड। फराडे आपको याद आ रहे हैं, ये सब आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अल्फा रेज आपको याद आ गया, इससे देखो क्या क्या फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पेनिट्रेटिंग पावर पूछेगा, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक किसका है, गामा रेज का। आयनाइजिंग पावर सबसे अधिक है किसका, अल्फा रेज का। क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करेगा, जी हाँ। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हीलियम 42 से इसको डिनोट करते हैं। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? और ये फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट करता है, डार्कन्स करता है प्लेट को। पिक्चर क्लियर हुआ? अब आते हैं हम बीटा, बीटा मेल। पेनिट्रेटिंग पावर इसका कम होता है थोड़ा, मतलब अल्फा से तो ऊपर ही रहता है बट गामा से फिर भी कम होता है। आयनाइजिंग पावर है 100 टाइम्स लेस देन अल्फा रेज। अल्फा रेज का आयनाइजिंग पावर अधिक है बट उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम है। तो देखो नेचर ने कैसा दिया है, किसी एक को एकदम बढ़ा दिया है बट उसको दूसरे पल में कम भी दिया है। सब चीज मॉडरेशन में चल रहा है ना, बैलेंस में सब चीज चल रहा है। ऐसा नहीं है आप सब एक ही चीज सबको दे दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने सिखाया तो उन्हें उनको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनको नहीं बताया गया।
है ना। तो एक चीज सबको सब चीज नहीं मिल सकता है, लेकिन जिस चीज में जो मिला है वो यूनिक है। आपको जो चीज मिला है वो आप ही को मिला है, बाकी तमाम दुनिया में जितनी आवाम है किसी को वो चीज नहीं मिला है। तो हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग। अब यहाँ पे देखो, इसका कंपोजिट नेगेटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा रेस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका देखो ये नोटेशन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन 1 0 डिफ्लेक्शन करता है, बट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करता जितना हमारा अल्फा पार्टिकल करता है। अब आते गामा, गामा का पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, 100 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट भी है ना, उसको भी ये चीर के चल जाएगा। ठीक है, जब बॉडी को चीर देता तो फिर एल्यूमिनियम शीट क्या है, आयनिंग पावर थोड़ा कम है। अब देखो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज ही नहीं है ना इसके पास, कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेचर इसका क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर कैसे वो डिफ्लेक्ट करेगा। वेलोसिटी है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर मुझे बताओ, अगर आपने 3 न्यूटन/8 मीटर पर सेकेंड वाला वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, क्या आप ब्लैक होल में घुस सकते हो? ये मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका ग्रेविटी, अब जैसे जितना ज्यादा आपका वेलोसिटी रहेगा, जितना ज्यादा आपने स्पीड एक्वायर कर लिया, आपका टाइम डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ये चीज है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा तो उसमें वही स्पीड इतना ज्यादा वो कर लेते ताकि वो ब्लैक होल में घुस जाए, और उसके बाद फिर वार्म होल के थ्रू एंट्री मार देते हैं वो। तो वही है, ग्रेविटी का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, फिजन एंड फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, दो चीज फ्यूज करके एक चीज बना रहा है। फिजन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, एक बड़ा चीज होता है छोटे छोटे चीज में टूट जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एलिमेंट, इसका ब्रेकडाउन होता है, कोई एक हैवी न्यूक्लियस है उसका ब्रेकडाउन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। जैसे यहाँ पे देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, यूरेनियम 235, ये टूटा, बैरियम में बना है और क्रिप्टन में बना है, और बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि ये डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद आ रहा है, CaCO3 जब टूटता है तो क्या देता है, काओ देता था, काओ को क्या बोलते हैं, और CO2 देता था। काओ को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, काओ को अपन क्या बोलते थे, क्या क्विक लाइम बोलते थे या स्लिक टाइम बोलते थे। अब इसका एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, यहाँ कंफ्यूज मत करना, एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वेरी गुड। रेडियो एक्टिव मेटल, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में होता है, केमोथेरेपी में यूज होता है। फॉस्फोरस 32 कहाँ पे होता है, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। आर्सेनिक 74 होता है, डिटेक्ट ट्यूमर। कार्बन 14 तो आपको याद हो गया, एज ऑफ फॉसिल को डिटरमाइन करने के लिए हम अपन क्या यूज करते हैं, कार्बन 14 यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आओ, वो नहीं दिया कि फ्यूजन, हाँ दिया तो है, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो ये देखो, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, यू दोनों को अपन किए और यो बना H2 3 बना, हीलियम बना। ठीक है, हैवी वाटर अभी हमने देखा था, D2O देखा था। न्यूटन मॉडरेटर में यूज होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, न्यूक्लियन में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन साहब ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, कैडविक ने किया। चलो अब आओ फिजिकल एंड केमिकल चेंज में आओ। फिजिकल चेंज में क्या होता है ना, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस सच एज फॉर्म, कलर, साइज, शेप, डेंसिटी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, मतलब आप बस जो फॉर्म है उसको तब्दील कर रहे हो। जैसे मेरे पास एक पेज है, पेज को मैंने क्रम्पल कर दिया, मैंने उसको कर दिया, ये फॉर्म बन गया, बट कैसे कुछ नया फॉर्म बना। जो पेज था, जो मेरा पेज था, क्लासमेट का पेज था, वो क्लासमेट का पेज ही बन गया ना, वो चेंज हो गया तो ऐसा तो नहीं है एकदम रॉकेट साइंस बन गया वो चीज। तो दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग वाटर हो गया, है ना, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, जो अभी हमने बताया आपको, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीज वापस से कर सकते हो ना उसको, अगर आपने पिघल दिया फिर वापस फ्रिज में डाल दो। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुना, मतलब बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है अभी भी। इसमें खोज चल ही रहा है कि एंट्रोपी आखिर है क्या। बहुत लोग कहते हैं कि आप थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। वैसे मैं एक लेक्चर लाऊंगा, डिसऑर्डरनेस, जनरल टर्म में इसको अपन कहते हैं डिसऑर्डरनेस कहते हैं, मतलब कितना ज्यादा कोई चीज डिसऑर्डर में है। जैसे पृथ्वी जो है वो भी तो डिसऑर्डर है ना, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग का मेन कर्तव्य क्या है, हम लोग का मेन कर्तव्य है कि हम लोग को एंट्रोपी को खत्म करना है, हमें एंट्रोपी को रोकना है, बट एंट्रोपी तो बढ़ते जा रहा है ना। नहीं समझ में आया, रुको मैं बताता हूँ, अभी टिक करके देता हूँ। देखो एंट्रोपी अगर समझना है ना, तो दिमाग के चक्षु को भी खोलो। समझो ऐसा है, अभी आप 25-26 साल के हो, इसके पहले आप 15 साल के थे, इसके पहले आप 5 साल के थे, कुछ साल के बाद आप 45 साल के होगे, कुछ साल के बाद आप 70 साल के होगे। आप आगे बढ़ रहे हो, आप रिवर्स तो नहीं कर रहे हो, ब्रायन जॉनसन का ब्रायन जॉनसन को छोड़ देते ना, एंटी एजिंग वो कर रहे हैं, ब्रायन जॉनसन को छोड़ देते। ऐसे अमूमन केस में आप देखोगे एंट्रोपी आपका बढ़ रहा है,
जैसे आप ऑमलेट बना दिया आपने, ऑमलेट बन गया, अंडा था, अंडा को आपने कर के कुछ भी करके ऑमलेट बना दिया। अब ये ऑमलेट वापस से अंडा बन सकता है? नहीं बन सकता है। एंट्रोपी तो बढ़ ही रहा है ना, पूरा पृथ्वी का एंट्रोपी बढ़ रहा है। समझ में आ गया? जैसे आप समझो अब आप बोलोगे कि एंट्रोपी तो किसी चीज़ का हम कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक बर्फ है, आइस है, इसका टेम्परेचर तकरीबन समझ लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। अब मैं इसको बाहर रख दे रहा हूँ, पहले फ्रिज में रखा था, अब मैं इसको बाहर रख दिया। अब इसका टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब देखो किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी, किसी भी फ्लूइड, सबका क्या है ना, हाई कंसेंट्रेशन से वो लो कंसेंट्रेशन में जाएगा। मैंने इस पे कोई वर्क तो नहीं लगाया ना, ये ऑटोमेटिकली अपने चला गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, मैंने इसको बाहर दिया, हीट वेट आया, इस पे बाहर का सराउंडिंग अपने हीट लगा दिया और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया। वेरी गुड। अब आप मुझे बोलोगे सर मैं तो यूनिवर्स के खिलाफ भी जा सकता हूँ। आप बोलोगे कैसे? आप बोलोगे मैं फ्रिज बना दिया, मैंने फ्रिज में क्या किया, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया, मैंने फ्रिज में वापस से इसको डाल दिया और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया, बस मैंने यूनिवर्स को अलट पलट कर दिया। समझ में आ रहा है? आप मुझे बोलिए ठीक है, 0 से 15 डिग्री नॉर्मल कंडीशन, नेचर ने मेरे को मदद किया, हम आइस से पानी बना दिए, लेकिन इंसान इतना तेज था कि यूनिवर्स को उसने चैलेंज कर दिया। उसने क्या किया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी था उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस में वापस से तब्दील कर दिया। दैट इज गोइंग अगेंस्ट द यूनिवर्स। बट अब आप मुझे बताओ, इस प्रोसेस में करने के लिए आप फ्रिज में देखोगे कंप्रेसर होता है ना? अब जो कंप्रेसर होता है वो आप देखते हो हीट कितना करता है, तो वो तो आपका हीट बाहर निकाल दिया। अब समझ में आ रहा है? यही होता है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हम लोग का इंसान का काम क्या है, इंसान ऐसा चाहता है ना कि ऐसा एक इंजन बने या फिर ऐसा कुछ मशीन बने कि हम यहाँ पे हीट दे 100% अगर हीट दे तो 100% मेरा हीट बाहर निकले। बट क्या ये पॉसिबल है? आप अपने कार में मान लो 100 क्या कहते हैं 100% का फ्यूल डाल दियो, तो क्या आपका 100% का फ्यूल एफिशिएंसी आपका रहेगा इंजन? भाई 15 से 20%, 15-10% मैक्स एफिशिएंसी सबका रहता है। मर्सिडीज बेंज ने 2017 में कारनामा किया था, जिसको मतलब F1 में इंटरेस्ट है तो उसे पता होगा 2017 में जो मर्सिडीज ने दावा किया था कि उसका जो कार है F1 वाला कार है 50% एफिशिएंसी में, मतलब दैट टू बिकॉज ऑफ बहुत सारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस हो गया, उसी कारण से है। बट स्टिल इट इज अनफीजिबल, मतलब अभी भी 50% ही पहुंच पाया है। तो सारा खेल एंट्रोपी का है। हम लोग का मेन काम क्या है, जो हम लोग चीज डाल रहे, हम लोग को जो आउटपुट आ रहा है और जो अनयूज चीज आ रहा है हमको उसको बचाना है। जैसे बचपन में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, मुझे मेरे सर ने बताया था कि एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट दूसरे फॉर्म में सर मेरे को ये भी बोल रहे थे कि आपको एनर्जी बचाना है, आपको एनर्जी कंजर्व करना है। तो मुझे समझ में नहीं आया, जब एनर्जी जब बदल ही नहीं रहा ना, एनर्जी तो जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी तो पूरा भरा पड़ा है। इट इज नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जीवन में एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है, किसी चीज का भी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है। बट सर फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि एनर्जी को आपको बचाना है, आप पंखा बंद करो, आप लाइट बंद करो। तब मुझे समझ में आया, फिर कुछ दिन के बाद मुझे समझ में आया कि देखो जो यूजफुल हीट है, आप ऐसा सोच सकते हो, आप कार चला रहे हो, कार से आपका जो बाहर निकला वेस्ट पार्टिकल निकला, जो आपका डर्ट निकला, क्या उसको आप वापस से कार चला सकते हो अपना? नहीं। बस यही तो प्रॉब्लम है, ये जो हमारा जो वेस्ट निकल रहा है, जो जनरेट हो रहा है, एयर पार्टिकल जनरेट हो रहा है, बस उसी को जो अगर कंजर्व कर लिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। बस सारा कॉन्सेप्ट इसी का ही है। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उसको सारा पिक्चर क्लियर कराऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सब क्या होता है। तो बस ये ला करो, आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। चलो कहाँ थे यार अपन? कटिंग ऑफ ट्री, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है ये सब। केमिकल चेंज में आओ, कुकिंग ऑफ फूड। अब फूड बन गया, फूड खा लियो वापस से, तो फूड फूड नहीं निकाल सकते हो। बर्निंग ऑफ वुड, rotting of fruits, souring of milk, baking cake, digestion of food, explosion of bomb, fermentation and photosynthesis, ये सब किसका पार्ट है? केमिकल चेंज है। ये सब कुछ नया पार्ट बना रहा है। केमिकल चेंज का क्या है? द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। दो होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक होता है सल्यूट होता है। व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट जो डिसॉल्व करता है अदर कंपोनेंट को, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जांपल पानी। सल्यूट क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट में जो डूब रहा है। द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। जैसे ये सॉल्वेंट है हमारा, दिस इज सॉल्वेंट, और जो
डूब रहा है, दैट इज कॉल्ड सल्यूट। क्लियर हो गया पिक्चर? प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या मतलब, अगर इसमें डुबा दिए, अगर पानी में नमक डुबा देंगे तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि इतना इतना मोल मेरा पानी है, इतना मोल मेरा नमक है? घुल जाता है। एग्जाम्पल क्या, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सेम वही है। टिंचर ऑफ आयोडीन, सोडा वाटर, ये सब इसका एग्जाम्पल है किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलाइडल सोल्यूशन। आप मान लो यहाँ पे आपका पानी है, यहाँ से पास करोगे तो आपको दिखेगा तो नहीं ना, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में ये दिख जाता है, ये पाथ। चलो नेक्स्ट पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने बताया था हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा हो जाता है इसका। सेम ही है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेट सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेनेंट। जो इतना मुश्किल आपको लग रहा है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिफ्यूजन वाला एग्जाम्पल बताता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जब आप परफ्यूम छिड़कते हो, एक कमरे में परफ्यूम छिड़कते हो, तो कुछ देर तक यहाँ पे रहता है, बट धीरे धीरे फैल के यहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन का ही फ्लूइडिक पार्ट जो होता है वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था, जैसे किशमिश। आप मान लो किशमिश को नॉर्मल कंडीशन में छोटा सा किशमिश रहता है, बट पानी में डालोगे तो पानी में डालने से क्या होगा, पानी का जो कंसेंट्रेशन हाई होता है वो यहाँ से अंदर के पास जाएगा, और जो आपका किशमिश है वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और किशमिश आपका किशमिश बन जाएगा। तो ये हमारा ऑस्मोसिस हो गया। पिक्चर क्लियर? और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन जा रहा है, यहाँ से क्या होगा, वाटर पास कर जाएगा, और जो गंदा पार्टिकल है वो यहीं पे रुक जाएगा, और हमारा पानी प्यूरिफाई हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आप आओ, इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। पैस्चुराइजेशन इज रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है। द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक होता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कोटिंग जो सिल्वर में हो जाता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कैम्फर जो कन्वर्ट होता है सॉलिड से सीधा गैस में होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। केमिकली डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, डायमंड को क्या बना सकते हो घर पे, पीनट से ही बना सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज्यादा दोगे तो वो भी बन जाएगा आपका। पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। फर्स्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बाई मेंडलीव ने किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है, हेनरी मॉसले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, अमोनिया भी हो गया, ये मीम वाला भी हो गया, ये भी हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, अल्केन अल्किन ये भी हो गया है, एसिटिलीन ये करते हैं CaCO2 + H2। देखो एग्जाम में तो नहीं पूछता है, ये एसिटिलीन बन गया। ये 9वीं 10वीं 11th में पढ़ाते थे हम लोग को, CaCO2 प्लस वाटर को रिएक्ट कराओगे तो एथिलीन बन जाएगा। इथिलीन क्या होता है, लाइटर देन एयर होता है। यहाँ पे सवाल यहाँ से बनता है, लाइटर देन एयर होता है, वायलेंटली एक्सप्लोर करता है, कहाँ पे यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेटिंग गैस इन कार्बाइड लैंप फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स इन ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप्स हो गया। ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अल्कोहल पे आते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है हमारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज होता है, ईस्ट। इससे भी सवाल आया था, री एग्जाम में सवाल आया था। अब बियर किससे बनता है, बार्ले और मेज से बनता है। विस्की किससे बनता है, फर्मेंटेड ग्रेन से बनता है। ब्रांडी बनता है ग्रेप्स एंड पेयर्स से बनता है हमारा ब्रांडी। कंज्यूमिंग विच फॉर्म ऑफ अल्कोहल कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंटिया, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। ठीक है। मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड वुड स्पिरिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिथाइल अल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं। इथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ठीक है। चलो फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल हो गया। CH3CH2H, इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है। एन प्रोपाइल अल्कोहल ये वाला है, ये वाला। ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका पंजेंट टेस्ट एंड पंजेंट ओडर होता है। यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट में होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, परफ्यूम्स एंड वार्निशेस। जैसे आप वो क्या कहते हैं, कफ सिरप पीते हो ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा इथेनॉल ही तो होता है। यूज एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन हो गया। एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर्स, इन द स्पिरिट लैम्प एंड अल्कोहल थर्मोमीटर में यूज होता है। मिथाइल अल्कोहल कहाँ पे यूज होता है, वुड स्पिरिट इसका नाम है। एक्सप्लोजिव नेचर है, यूज कहाँ होता है, जो हमारा पेंट होता है, एशियन पेंट्स वगैरह होता है उसमें यूज होता है।
एज अ फ्यूल मिक्स्ड विद पेट्रोल्स, परफ्यूम्स, मेडिसिन में यूज होता है, एंटी फ्रीजर फॉर रेडिएटर्स में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं पन्नी में, आते हैं पॉलिथीन में आते हैं। पन्नी क्या होता है? पॉलीमर, अ नेचुरल आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ मेनी रिपीटिंग सब यूनिट्स। नहीं समझ में आया? एक कंपाउंड बना लार्ज मॉलिक्यूल का बन रहा है और छोटा 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 सब यूनिट इसको मिला के जो बना रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, बहुत सारा चीज मिल के जो बना रहा है, रिपीटिंग सब यूनिट्स बना रहा है लार्ज मॉलिक्यूल को, उसको कहते हैं पॉलीमर। फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। शायद इसका स्लाइड होगा। हाँ, ये देखो पॉलीमराइजेशन। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स केमिकली बॉन्ड टू फॉर्म लार्ज चेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीमर्स, मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है पॉलीमर्स का। ठीक है, दिस प्रोसेस फंडामेंटल इन क्रिएटिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, रबर एंड फाइबर। जो आप देखते हो, पन्नी देखते हो, प्लास्टिक का जो भी चीज देखते हो, दैट इज ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोसेस के कारण से होता है। मोनोमर्स सिंपल मॉलिक्यूल दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। दो टाइप का होता है, एक थर्मोसेटिंग और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक है, दिस इज थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो चेयर वगैरह हो गया, अब क्रिकेट खेलते हो ना प्लास्टिक बैट से, वो सब हो गया। और थर्मोसेटिंग आपका क्या हो गया? टाइल्स हो गया। एक बार जिसे कर दियो डिफॉर्म अब नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? बेकलाइट। इससे सवाल पूछा था, मेलामीन से एक सवाल पूछा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। बेकलाइट, मेलामीन और फिनोलिक। और जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है, क्या हो गया? पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया। इसका फॉर्मूला याद कर लेना बस। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? पीवीसी है। ठीक है, पॉलीइथिलीन का पीई है, टेफ्लॉन का क्या है? पीपी है, पॉलीप्रोपिलीन। टेफ्लॉन का बताना मुझे, टेफ्लॉन का फॉर्मूला बताना मुझे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? सी। फॉर्मूला नहीं पूछेगा, प्रॉपर्टीज देख लो। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। यूज क्या होता है? पाइप बनाने में इसका यूज करते हैं अपन। ठीक है, नियोप्रीन क्या होता है? आर्टिफिशियल रबर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सवाल बनता है, नियोप्रिन क्या है? तो नियोप्रिन एक टाइप का आर्टिफिशियल रबर है। यूज कहाँ पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप एंड बेल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन पे आते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हाई पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, पॉलीमर बन के एक टेफ्लॉन बनता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स में टेफ्लॉन यूज करते हैं। cans for filling concentrated acid in the manufacture of durable objects like gaskets and seals in coating of cooking utensils। टेफ्लॉन का वो आता है ना, हैंडल आता है टेफ्लॉन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, मोनो कार्बोक्सिलिक 1 होता है, डाई कार्बोक्स मतलब 2 हो गया, ट्राई में 3 हो गया। साइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड से मुझे क्या याद आना चाहिए? नहीं तो एसिटिक एसिड से आता है। साइट्रिक एसिड कहाँ पे होता है? हमारा साइट्रिक फ्रूट, साइट्रस फ्रूट में होता है। साइट्रस फ्रूट मेडिटेरियन एरिया, मेडिटेरियन एरिया से मुझे क्या याद आ रहा है? लेवांट, लेवांट वाला एरिया में हमारा मेडिटेरियन ये करता है। अच्छा मुझे बताओ, अफ्रीका एंड यूरोप को, ये वाला मैंने आपको अफ्रीका वाले लेक्चर में कराया था। अफ्रीका और यूरोप को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो गया। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप करो। एसिटिक एसिड इज इंपॉर्टेंट। एसिटिक एसिड CH3COOH फॉर्मूला है। विनेगर हो गया, एरोमेटिक ऑयल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, क्या इंडिया का कोई NMEOP कोई प्रोजेक्ट है क्या? क्या चीज से रिलेटेड है, आप मुझे बताना। ठीक है, explosive, what is explosion? Substance that decomposes as a result of heat, friction or paper blows, producing light sound and expanding, which explodes rapidly। सिंपल ही explosion कब होता है? कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ब्लो कर रहा है, हीट। फॉर्मिक एसिड, चीटी, COOH यही होता है ना? तो ऑक्सिलिक एसिड हो गया, COOH। हाँ यही तो था, COOH टू टाइम्स अगर लगा देंगे, CH2 फॉर्मिक एसिड। रेड एंड बीज एंड वास्प में होता है, एटमाइलॉजी इसका। इससे इंपॉर्टेंट और क्या बन सकता है? नहीं, बस यही से बन सकता है। TNT से इंपॉर्टेंट है, TNT हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉम्ब्स एंड टारपीडोज में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। असला बारूद में क्या होता है? TNT होता है ना, TNT का आपने वो देखता हुआ साइन देखा होगा, सावधान रहे TNT है अंदर, ऐसे करके बनता है। चलो, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा नाम है आतंक का दूसरा नाम, पाओ भैया, नोवेल नोवेल ऑयल। ठीक है, TNT नोवेल ऑयल। ग्लिसरीन कंसनट्रेटेड H2 से रिएक्ट कराओगे तो TNG बन जाएगा हमारा, ट्राई ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। मैन्युफैक्चरिंग डायनामाइट, ये सब देखो, नाइट्रोजन वाइट्रोजन जहाँ चीज आ गया समझ लो असला बारूद में यूज हो रहा है। फेनॉल डिस्कवर किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट, डायनामाइट कभी अल्फ्रेड नोबल ने खोज किया था और इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिल गया था। व्हाट एन आयरनी। ठीक है, ब्लास्टिंग केराटिन इन टिकिंग एंड टनलिंग एक्सेट्रा में यूज होता है इसका।
आरडीएक्स भाई, गन कॉटन सब काम का नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यूज डंग, सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू देखो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू है, डिक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉन्ड, ठीक है। नहीं पूछता ये सब सवाल, नहीं पूछता है। पेट्रोलियम देख लो, अदर नेम क्या है, ट्रेडिशनल ऑयल, और अंडरनीथ कौन सा प्रोसेस से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, नैफ्थलीन। आप यहाँ से मुझे बताना ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर का डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। और आपका गाड़ी का ऑक्टेन नंबर हाई होना चाहिए या सीटेन नंबर हाई होना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोल अभी आपने देखा था, एंथ्रासाइट का सबसे अधिक होता है, ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसे। कोल का क्षेत्र कौन सा है इंडिया में? कोक, कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है यार, इतना जोर से आवाज आ रहा है पता नहीं यार स्ट्राइक ना लगा दे यूट्यूब इस पे, बट क्या कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन पे आते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, पिकलिंग। द प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पॉइलेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फूड डिस्ट्रॉय क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका जो रेस्पिरेशन है वो खत्म कर देता है। इसीलिए आप देखते होगे ना, फ्रूट्स वगैरह बाहर रखोगे जल्दी सड़ जाता है, बट इसमें फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, रेस्पिरेशन को घटा देता है। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, सोडियम बेंजोएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से शायद आपका ये स्टार्ट हो गया ना, फूड न्यूट्रिशन। अच्छा नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 घंटा पार हो गया यार, जल्दी खत्म करते हैं इसको। एंटीपायरेटिक्स का काम क्या है, केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू लोअर द टेम्परेचर इन हाई फीवर। जब आपको फीवर होता है तो आप क्या यूज करते हो, एंटीपायरेटिक। एग्जांपल क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, फेनासिटीन हो गया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड तो आप इसमें भी यूज करते हो ना, फेस वॉश वगैरह में यूज करते हो। एनाल्जेसिक क्या होता है, रिड्यूस द पेन, जब आप वर्कआउट करके आते हो पेन होता है तो आप एनाल्जेसिक यूज करते हो, वॉलिनी वगैरह हो गया, स्प्रे हो गया, दैट इज एनाल्जेसिक हो गया, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक सल्फरामाइसिन वगैरह जब लगाते हो, बोरिक एसिड लगाते हो, तो एंटीसेप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खत्म करने के लिए। डिसइंफेक्टेंट कहाँ पे यूज होता है, फिनॉल हो गया, घर पे आप साफ करते हो डिसइंफेक्टेंट्स डालते होगे। ट्रैंक्विलाइजर मैंने आपको बताया था, ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, अब जो डिप्रेशन में लोग चल जाते हैं तो दे आर इन द डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, ताकि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग सेल्स एंड डिस्टर्ब द लाइफ प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन 1929 की डेट इंपॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ से आपका डिस्कवरी वाला भी आपका होते जा रहा है। एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म जो पहले ओमनी वाला नहीं आता था, दूरदर्शन में जो देखते होंगे, तो पहले डरावना अलग ही था यार, हम लोग सब डरे रहते थे, ओमनी बस ओमनी दिखता था तो डर लगता था कि कोई आ जाए क्लोरोफॉर्म लेके आ जाए, हमने अंदर घुसा घुसा दे, फिर मम्मी पापा से फिरौती मांगेगा। तो एनेस्थेशिया एनेस्थेटिक वाला वो चीज था। इपॉक्साइड, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। सोडियम बेंजोइड, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एसिडिक फूड, सॉर्बिक एसिड, ठीक है। एग्जाम विजन से क्या इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट विच इज नॉट फाउंड इन फर्टिलाइजर इज कॉल्ड हाइड्रोजन। कौन कौन सा फर्टिलाइजर पाया जाता है, एनपीके हो गया ना, ठीक है। यूरिया इज अ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, सच बात है। व्हेन फर्टिलाइजर रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन सॉइल, अमोनियम सल्फेट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 46% कहीं होता है, कहीं 45% होता है, बट ठीक है, घटना चाहिए 45%। भाई ने बोला करने का तो करने का, 45% है, ठीक है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द यूरिया इन द फॉर्म ऑफ अमाइड, इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर हम लोग ने देखा था ना कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्टिलाइजर यूज्ड इन फोलियर स्प्रिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड यूरिया, ठीक है। यार एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, शिट पानी का बॉटल लाया भी नहीं हूँ यार, यही होता है जब बनाता हूँ वीडियो, पानी क्यों नहीं लाता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कितना, हाँ एक और चीज, एक और एनोमली है, अगर 70% वाटर है पूरा वर्ल्ड में, तो फिर पानी का किल्लत क्यों है, इसका कारण क्या है, बहुत ही पुगी स्टेटमेंट है। आप बोलोगे क्या सर, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया देखो, साइनो बैक्टीरिया पैडी क्रॉप में होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनस लेग्यूम प्लांट में होता है। बैक्टीरिया जो यूजफुल होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जैसे साइनो बैक्टीरिया में क्या हो गया, पैडी पैडी क्रॉप्स में, राइजोबियम लेग्यूमिनस क्या होता है, लेग्यूम प्लांट्स में होता है, एजोटोबैक्टर होता है, वीट में होता है। वीट का प्रोडक्शन बताना इस बार इस साल कितना हुआ है, जितना सवाल पूछा हूँ सारा आंसर देना, और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल देते हैं आंसर, तो इससे चेन ऑफ रिएक्शन बन जाता है, क्या नहीं जरूर रिएक्शन आगे बढ़ जाता है, एल्डिहाइड रिएक्शन का सारा रिएक्शन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स में आते हैं।
इसमें से मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्किप कर सकते हैं। ये स्किप कर सकते हो ना, ये अभी हमने देखा था यूरिया 45%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट 35%। आपको यूपीपीसी से पूछा ये सवाल, ठीक है, कि अगर सबसे ज्यादा किस में है तो आप यूरिया, वो वाला सवाल याद है ना, NH4NO3 ऐसे टाइप का में पूछता है वो। तो इसके बाद अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ये छोड़ दो, स्किप करो। एसिड बेस अपन ने देख लिया है, कंप्लीट हो गया एसिड बेस। अब ये इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट इससे नहीं पूछे, अब यहाँ पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एंथ्रासाइड यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ यहाँ से 3-4 सवाल आपका बन जाएगा। ध्यान सुनो, एंथ्रासाइड क्या होता है, बेस्ट कोल होता है। पीट हो गया, पुअर कोल हो गया। ग्राफाइट क्या हो गया, ग्राफाइट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट्स फॉर हेवी मशीन्स। ड्राई आइस हमारा हो गया सॉलिड, सॉलिड CO2 को कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड CO2 को अपन क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। हैवी वाटर D2O, मॉडरेटर इन प्लांट्स हो गया। ठीक है, क्लोरीन कहाँ पे होता है, क्लोरीन हम कहाँ पे यूज करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किए थे क्लोरीन को। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी अपन यूज करते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह जाते होगे तो आप बंद कर देता है ना, बोलता है कि प्यूरिफिकेशन हो रहा था, क्लोरीन डाल देते हैं। तो आप कुछ करते हो अगर स्विमिंग पूल में, तो मत क्या करो वो चीज। डिसैलिनेशन क्या होता है, इम्प्योर से प्योर वाटर आपका कन्वर्ट होता है, डिसैलिनेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको याद आ गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आया था। ठीक है, आलम फिटकरी टू प्यूरिफाई द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते थे, फिटकरी से हम लोग पानी करते थे। ठीक, पहले जब क्या कहते हैं, जब उतना था नहीं अब हमारा, जब हेमा मालिनी एक्टिव नहीं थी, तब फिटकरी से तो लोग करते थे एलम। प्यूरिफाई वाटर किससे कहते हैं, डिसैलिनेशन हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लोरीन हो गया, एलम हो गया। हीलियम एंड ऑक्सीजन का हम लोग प्रेजेंस कहाँ पे यूज करते हैं, यूज में डाइव्स नहीं होता, डाइवर्स होता है। जो आप अंडमान निकोबार के अगर ब्लॉग्स वगैरह देखते हो, लक्षद्वीप का देखते होंगे, तो देखते होंगे ना लोग पहन के जाते हैं, तो वो वही होता है। अमोनिया इजीली सोल्यूबल इन वाटर है। नाइट्रस ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, लाफिंग गैस एनेस्थेटिक में यूज होता है। जेनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनॉन स्ट्रेंजर गैस। हीलियम एयरक्राफ्ट टायर्स में हीलियम होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो मार्क कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। हीलियम कहाँ पे होता है, एयरक्राफ्ट टायर्स में होता है। हीलियम कहाँ होता है, गैस बलून्स में होता है। अभी तो वो आता है ना यार, वो पिचकारी टाइप का आता है। पहले यार याद है बर्थडे पार्टी में अपन वो यूज करते थे, फुलाते फुलाते जॉ लाइन अपना शार्प हो जाता था। ठीक है, अमोनिया कहाँ पे यूज होता है, टीयर गैस। ब्रोमीन एज एन एनाल्जेसिक्स। AGBR याद आ रहा है यहाँ से। अच्छा, अब मुझे बताओ क्लाउड सीडिंग में, क्लाउड सीडिंग ध्यान सुनो, क्लाउड सीडिंग में कौन सा अपन यूज करते हैं कंपाउंड। ठीक है, मुझे बताना। ब्लू स्टोन, नीला टोठा, कॉपर सल्फेट। टोटी से तो मुझे बस अखिलेश यादव जी याद आते हैं। नीला टोटा, ब्लू स्टोन, कॉपर सल्फेट। कॉस्टिक सोडा NaOH। वॉशिंग सोडा Na2CO। जैसे मैंने ऐसे याद किया है, वॉशिंग सोडा मतलब 2 बार वॉश करते हो, तो इसलिए मैंने याद किया Na2CO3। और बेकिंग सोडा मैंने याद किया NaHCO3 याद किया है ना, मतलब माइट साउंड वेरी एब्रप्ट, बट जो है यही है। एप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3, यही वाला तो था मैं जो बताया था अभी। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, फोटोग्राफिक ग्रेड, इससे बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। मस्टर्ड गैस केमिकल वेपन्स में यूज होता है, सल्फर मस्टर्ड। ठीक है, मीथेन CH4 पैडी। मीथेन का यूज कहाँ पे होता है, पैडी में होता है, यूज इन मेकिंग प्रिंटर्स इंक, ये भी होता है। एटिफेनॉल या फिर एसिटिलीन देखो तो राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स, अगर आम वगैरह को जल्दी पकाना है तो आप एटिफॉन यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन कहाँ पे यूज होता है, गैस वेल्डिंग जब आप देखते हो तब होता है। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में होता है, ईस्ट। आइसोप्रीन क्या होता है, पॉलीमर्स ऑफ नेचुरल रबर। नाइलॉन हो गया हमारा आर्टिफिशियल पॉलीमर हो गया। पॉलीइथीन हो गया पॉलीमर ऑफ इथिलीन, बहुत सारे इथिलीन को मिला के आपका क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। एन इथिलीन, इथाइन बनता है, इथिलीन बनता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ केवलार, केवलार। ठीक है, लैक्टिक एसिड फीडिंग ऑफ फैटिक, है ना। अब सारा चीज याद आ रहा है आपको, क्या याद आ रहा है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्ट होता है, सॉरी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। और फिर पायरुवेट के पास 3 ऑप्शन रहता है, ये तो मुझे लगता है मैंने कितनी बार करा दिया हूँ। एसिटिक एसिड विनेगर हो गया, साइट्रिक एसिड लेमन हो गया, ब्यूट्रिक एसिड बटर हो गया, बी फॉर ब्यूट्रिक, बी फॉर बटर। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में होता है। मैलिक एसिड हमारा किसमें, सेब में होता है, सेब में पोटेशियम भी होता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड्स में हो गया, ग्रेप्स में हो गया। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड। RDX से हमने क्या याद किया, जितना भी असला बारूद हो गया, मीथेन और एयर एक्सप्लोजन इन माइंस। फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बायोगैस प्लांट। ऑक्टेन नंबर देखो, पेट्रोल जो सवाल मैंने दिया था पेट्रोल क्वालिटी मेजरमेंट में,
ब्यूटेन मेन प्रोपोनेंट है एलपीजी का, ठीक है। सीएनजी का मुझे बताओ, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सा मेन कंपोनेंट है? कोल गैस हो गया CH4 प्लस CO प्लस H2 इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस वेरी इंपॉर्टेंट है, CO प्लस H2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीएनजी मेनली CH4। अरे यार जो बता रहा हूँ सब सवाल आ ही जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेड टेट्रा इथाइल एंटी नॉकिंग ऑफ अ कार इंजन, व्हाट इज एंटी नॉकिंग मुझे बताना। अच्छा नॉकिंग फीचर क्या होता है बाइक में? इथिलीन ग्लाइकोल एंटी ग्लेयर इन ऑटोमोबाइल इंजन। फ्रेऑन इंपॉर्टेंट है, होम रेफ्रिजरेटर्स में होता है। एस्पिरिन इंपॉर्टेंट है, एंटी पायरेटिक होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr सिडेटिव की तरह यूज करते हैं इसको। वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं हम सूप बनाने में, सैपोनिफिकेशन। सोप से मेरे को वो याद आ रहा है, हाइड्रोफोबिया आ रहा है और हाइड्रोफिलिक आ रहा है, और इससे मेरे को क्या आना चाहिए, मिसेल। मिसेल याद आ रहा है, तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, 30 में 30 और स्कोरिंग। नाइट्रोजन सबसे अबेंडेंट है। अमोनियम सल्फेट लीव्स मैक्सिमम एसिड इन द सॉइल। अमाइड फॉर्म्स नाइट्रोजन इन यूरिया। क्रूड ग्लास एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। अब आपको याद आना चाहिए रमेश पवार और राजपाल यादव का वो मीम जो मैंने शेयर किया था उस दिन, जो क्लास लगाया था, अगर याद आ रहा है तो हाँ बोलना। जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स वुल कहते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टोटल केमिस्ट्री, घटना चक्र केमिस्ट्री इन 1 hour 10 minutes। बट 5-10 मिनट समझ लो, थोड़ा सा बैंटर वगैरह हो गया था, तो 1 hours में हमारा केमिस्ट्री भी डन हो गया। 1 घंटे में बायोलॉजी कंप्लीट हुआ, 1 घंटे में हमारा फिजिक्स, सॉरी व्हाट इज दिस, केमिस्ट्री, और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा फिजिक्स। सो दिस अलोन, दिस 3 videos एंड द वन दैट आई हैव कंपाइल्ड पूरा PYQ का, दिस, ये 4 अगर आपने कर लिया, फॉर श्योर 30 out of 30 इज नो वेयर, आपको कोई नहीं रोक सकता 30 out of 30 क्लियर करने में। पूरा घटना चक्र का आपने कर लिया, PYQ कर लिया आपने, अब कौन ही आपको रोक सकता है। बस वहां पे गलती मत करना। उस दिन एग्जाम हॉल का एक कंडीशन आपको बताऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी फिलहाल मल्टीपल रिवाइज करो। और मुझे पता है बहुत लोग ग्रुप में होंगे जो इसका 1 पेजर 2 पेजर बनाएंगे, वेरी गुड, आप लोग बनाओ। देखो यही सब आपके लिए काम आने वाला है एग्जाम में। एग्जाम में आप ये घटना चक्र बुक तो लेके जाओगे नहीं, पीडीएफ करते हो, पीडीएफ के आप वहां पे लेके जाके पढ़ोगे, टाइम ही नहीं मिलता है। वो करने जाओगे तो फिर सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। अभी बोल रहा हूँ 5 सितंबर तक आप नोट्स बनाओ, ये 1 पेजर टाइप का बनाओ, जो मैं लिख रहा हूँ मैं भी आपके साथ ही लिखा हूँ ना, अभी मैं जाके फिर इसका 1 पेजर बना दूंगा, 1-2 पेजर। समझ रहे हो, ऐसे करो यार, थोड़ा सा एफर्ट्स आप भी डालो। बस ऐसे बैठे रहने से, बस पीडीएफ मांगने से नहीं होना वाला है। अगले साल फिर कोई आएगा पढ़ाने, आप उससे भी पीडीएफ मांगोगे, ये साइकिल चलते रहेगा। एंट्रोपी में आप घुसते रहोगे, आपको एंट्रोपी के अगेंस्ट जाके काम करना है, नोबेल प्राइज लाना है ना, तो ये चीज करो। ठीक है, फिर विद दिस आई हैव प्रॉमिस्ड, मेरा एक और प्रॉमिस जो था, आई फुलफिल्ड दिस एंड आई एम सो हैप्पी विद माई सेल्फ। ये कंप्लीट हो गया, बस एक फिजिक्स बचा एंड आई एम डन विद दिस। फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, मल्टीपल रिवाइज करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं वो वीडियो कब आएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद।